तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको पुनः मेरा नमस्कार। और हम पढ़ रहे थे रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट, और वो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। पहला भाग हमने पढ़ा था, हल्के से पार्ट पहले के बारे में पढ़ लेते हैं। पहले पार्ट के बारे में हमने क्या पढ़ा था, इसी लेसन के अकॉर्डिंग हमने पहले पार्ट में पढ़ा था कि एक परागकण, एक पुष्प की संरचना के बारे में पढ़ा था। पुष्प की संरचना के बारे में हमने जरूर पढ़ा, और उसके बाद में हमने नर जननांग के बारे में थोड़ा सा पढ़ा। लेकिन आज वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण प्यारे विद्यार्थियों हम आपको लघु बीजाणुधानी की संरचना नहीं बता सके, और आज अपन नर जननांग की पुंकेसर से ही शुरुआत करते। हल्का सा मैं पीछे की आपको ले चलूंगा ताकि आपको समझ में आए। अब हम बात कर रहे थे पुष्प की संरचना के बारे में, तो जल्दी से अपन शुरुआत कर लेते हैं। हम पुष्प की संरचना के बारे में हमने नर जननांग के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में? नर जननांग के बारे में। अब नर जननांग कैसा होता है? एक तो होता है इस प्रकार का पुंकेसर, उसे अपन नर जननांग कहते हैं। ये द्विपालित होता है। हमने कहा था इसका नाम है परागकोश, और इसे कहेंगे योजी, और इसे कहेंगे पुतंतु या डंठल। पुतंतु या डंठल भी कह सकते हो आप इसको। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, परागकोश की संरचना, परागकोश ये द्विपालित है। एक पालित परागकोश इस प्रकार का होता है, और इसके अंदर दो लघु बीजाणुधानी होती है, तो इसमें 4 होती है लघु बीजाणुधानी। परागकोश के अंदर बहुत प्रकार के, मैं कहूंगा कि प्रपोषु कोशिका पाई जाती हैं, लेकिन ये परागकोश है, इसके जो परागकूट होते हैं उसके अंदर सघन काय संरचना वाली कोशिका होती हैं। सघन काय और गाढ़े जीव द्रव्य युक्त संरचना होती है, हम उसको कहेंगे प्रपोषु कोशिका। हमने आपको बताया था कि जो प्रपोषु कोशिका होती है वो विभाजित होकर के 2 प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करती है। पहली कोशिका का नाम है प्राथमिक भित्तीय कोशिका, और दूसरे का नाम है बीजाणुजन कोशिका। हमने ये भी आपको बताया था। ये कोशिका है वो रूपांतरित हो जाती है किसमें? लघु बीजाणु मात्र कोशिका में। कौन सी कोशिका? लघु बीजाणुजन कोशिका लघु बीजाणु मात्र कोशिका में तब्दील हो जाती है। और ये किसका निर्माण करती हैं? ये लघु बीजाणुधानी जो होती है, जो अमूमन परागकोश के अंदर पाई जाती हैं, जो जिसके अंदर लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, उसके भित्ति का निर्माण करते हैं। कौन करते हैं? प्राथमिक भित्तीय कोशिका। अगर हम परागकोश के अनुप्रस्थ काट देखें, इस परागकोश के अनुप्रस्थ काट देखें, तो एक पालित अगर परागकोश हो चाहे द्विपालित परागकोश हो, इसके अंदर हमें एक लघु बीजाणुधानी की संरचना मिलेगी, और उसी संरचना का जिक्र हम आपके सामने आज करने वाले हैं। तो वो कौन सी संरचना और किस प्रकार की संरचना, वो देखो, उसका स्ट्रक्चर मैं आपके समक्ष बना देता हूं, और इसी स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए हम आगामी जो गतिविधियों के बारे में जानकारी अवगत कराएंगे। ये लघु बीजाणुधानी की संरचना, ये एक चतुष्कोणीय है, इसको चतुष्क लघु बीजाणुधानी कहेंगे। इसका निर्माण है वो 4 परतों से होता है। वो कौन से 4 लेयर या कौन से 4 परत? पहली परत, अब ध्यान दीजिएगा, पहली, दूसरी थी और ये तीसरी परत। अब ध्यान से समझेंगे इसको, बड़ी गंभीर चीज है ये, और अगर क्रम वाइज अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो हमें जरूर समझ में आएगा। प्यारे विद्यार्थियों, इससे संबंधित सवाल आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बायोलॉजी से रिलेटिव कोई भी टॉपिक आपके मन में है। कल एक विद्यार्थी ने हमें कहा था कि भ्रूणोद्भवन हमें पढ़ना है। पहले चैप्टर से एक छोटा सा भाग भ्रूणोद्भवन, हमने उसकी डेफिनेशन तो बीच में लिख दी थी, लेकिन उसको कंप्लीट नहीं कर पाए। और अगर मैं आपको ये कहूंगा कि फ्यूचर के अंदर अगर आपको कोई भी बायोलॉजी से रिलेटिव कोई भी अगर चीज समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसको जल्दी ही आपको समझा देंगे। सबसे बाहरी परत की बात करते हैं, जो सुरक्षात्मक परत के रूप में जानी जाती है, बाह्य त्वचा कहेंगे, एपिडर्मिस कहेंगे जिसको। ये बाह्य त्वचा, ये मैंने पहला भाग लिख दिया है, यहाँ आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है ये, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए। बाह्य त्वचा सुरक्षात्मक आवरण के तौर पर काम करती है। ये एकल स्तरीय कोशिकाओं की बनी होती हैं, और लघु बीजाणुधानी की चारों तरफ से आवृत्त रहती है। इसको बाह्य त्वचा
कहेंगे अपन। दूसरा जो भाग है उसको एंडोथीसियम कहेंगे, अंतःस्थ त्वचा कहेंगे। ये भाग, ये इसके बाह्य त्वचा के भीतर का भाग है। अच्छा, तीसरी परत कौन सी? इसका नाम है मिडिल लेयर, यानी कि मध्य परत। मिडिल लेयर अपन कह देंगे, यानी कि मध्य परत। और उसके बाद चौथे जो समूहों के रूप में चारों कोनों पर व्यवस्थित रहते हैं, ऐसी कोशिका पोषूतक कोशिका कहलाती हैं। इस लघु बीजाणुधानी के अंदर क्या बनते हैं प्यारे विद्यार्थियों? परागकण बनते हैं, लघु बीजाणु बनते हैं, और उन्हीं परागकणों को पोषण प्रदान करने का काम करती हैं ये पोषूतक कोशिका। टेपिटम कोशिका भी आप इसको कह सकते हो, टेपिटम कोशिका। क्या कहेंगे? टेपिटम कोशिका। अब मेरी बात सुनिएगा, अब अपन इसको विस्तार से समझ लेते हैं। ये है बाह्य त्वचा। अच्छा, इसका काम क्या है? नंबर 1, बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा का काम यह है, यह एक सुरक्षात्मक परत है। यह एक सुरक्षात्मक परत है जो एकल कोशिकाओं की बनी होती है। एकल कोशिकाओं की बनी होती हैं। अच्छा, जो लघु बीजाणुधानी को सुरक्षा प्रदान करती है। अच्छा, उसके बाद में एंडोएंथीसियम क्या है? गजब की चीज है। देखो, पॉइंट नंबर 2, सीधा ध्यान रख देना, मैं किसके बारे में लिख रहा हूं? अंतःस्थ त्वचा के बारे में। यह है बाह्य त्वचा के भीतर, यह बाह्य त्वचा के भीतर एवं मध्य परत के बाहरी ओर व्यवस्थित रहती हैं। देखो, ये किस प्रकार व्यवस्थित रहती है, या अपन ये कह देंगे कि ये जो भीतर है वो मध्य परत के बाहरी भाग की ओर एल्फा सेलुलोज युक्त रेशेमय पट्टिकाओं की तरह पाई जाती हैं। अच्छा, इसका काम क्या है? ये आर्द्रता ग्राही होती है। दोस्तों, कैसी होती है? आर्द्रता ग्राही होती है। लिख सकते हो आप, आर्द्रता ग्राही होती है। अच्छा, इसका क्या काम है? देखो प्यारे विद्यार्थियों, मैं इसको रेड पेन से कुछ छोटे छोटे बिंदु रूपी संरचना बना देता हूं। आप अपने दिमाग से सोचिएगा, मैंने ये क्या बनाया है? हमने तो कुछ नहीं, बिंदु बनाए हैं, डॉट बनाए हैं। जनाब, ये डॉट नहीं है, ये परागकण है। अच्छा, इसको क्या कहेंगे? लघु बीजाणु कहेंगे। अच्छा, कितने परतों से घिरा हुआ है? 3 परतों से घिरा हुआ है। 3 कौन सी? बाहर से भीतर की ओर बाह्य त्वचा, एंडोथीसियम, मध्य परत। ये कहाँ है? इसके इर्द गिर्द है। ये क्या काम करती हैं जनाब? ये इसको पोषण देने का काम करती है। चलो, पोषण ले लिया, क्या कहलाएंगे? विकसित परागकण कहलाएंगे। चलो, परागकण ही बन गए, फिर बाहर कैसे निकलेंगे? बाहर इसलिए निकलेंगे कि इस भित्तियों के अंदर स्फुटन होगा। स्फुटन या प्रस्फुटन एक ही चीज है। ये भित्ति टूटेगी तो ये बाहर आएंगे। कैसे टूटेगी? आप तो कह रहे हो कि बाह्य त्वचा है, एंडोथीसियम है, मध्य परत है, फिर 3 भित्तियां कैसे टूटेगी? हाँ, इसके अंदर जो नमी है उसको सोखने का काम कौन करेगी? ये कौन?
एंडोथीसियम, अंतः त्वचा, इसीलिए इसको आर्द्रता ग्रही कहेंगे। ओहो, आर्द्रता ग्रही तो यही है, बिल्कुल जनाब। तो हम समझ लेते हैं कि ये नमी को सोख कर लघु बीजाणु धानी के प्रस्फुटन में मददगार होती हैं, प्रस्फुटन में मददगार होती है। अच्छा, कौन? एंडोथीसियम। अच्छा, ये कैसी दिखाई देती है? ये दिखाई देती है रेशे में पट्टिकाओं की तरह। अभी इसका स्ट्रक्चर बताएंगे आपको। अच्छा, ये रेशे में पट्टिका क्यों? एल्फा सेलुलोज के कण जम जाने के कारण। छोड़िएगा, पोषक की बात करते हैं, टेपिटम कोशिका। और ये इसका काम मुख्य, इसका धंधा क्या है? इसका धंधा ये है कि विकसित होने वाले, किसमें विकसित होने वाले? लघु बीजाणुधानी में। ऐसे लिखिएगा, पेन उठाइएगा, लिखिएगा, लघु बीजाणुधानी में विकसित होने वाले पराग कणों को, होने वाले पराग कणों को पोषण प्रदान करने का काम, पोषण प्रदान करने का काम पोषक करता है, टेपिटम करता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना? कौन करता है? टेपिटम करता है। अच्छा, टेपिटम के कितने प्रकार है? अच्छा, टेपिटम के कोशिकाओं की आकृति के आधार पर टेपिटम दो प्रकार की होती है। अच्छा, पहली कौन सी टेपिटम? अमीबीय टेपिटम। अच्छा, तो दूसरी स्त्रावी कह देंगे, भाई ग्रंथिल भी कह सकते हो। अच्छा, अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों में ये पाई जाती है। ये कौन सा? स्त्रावी या फिर ग्रंथिल। अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों में स्त्रावी टेपिटम पाई जाती हैं, स्त्रावी टेपिटम पाई जाती हैं। अच्छा, एक सवाल फिर लिखेंगे, जल्दी से इसको आप चित्र को नोट कर दीजिएगा, फिर टेपिटम के बारे में और जानकारी देते हैं। जल्दी से नोट। बना दिया होगा, थैंक यू। अब देखो आगे चलते हैं। अब देखो अपन पढ़ते हैं कि टेपिटम के बारे में मैंने कहा था आपको और जानकारी देते हैं। हाई टेपिटम पोषण प्रदान करने का काम करते हैं। अच्छा, कैसे काम करते हैं ये टेपिटम और कैसे पोषण प्रदान करने का काम करते हैं, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखो, टेपिटम के बारे में और अधिक जानकारी के लिए इधर देखिएगा, टेपिटम है ना। अभी बताएं कितने प्रकार? दो प्रकार। एक का नाम अमीबीय, अच्छा, दूसरे का नाम ग्रंथिल, या फिर क्या कह देंगे? स्त्रावी कह देंगे। अमीबीय, स्त्रावी। अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों में ये अभी अपन ने पढ़ा कि ये स्त्रावी पाई जाती। कौन सी टेपिटम पाई जाती है? स्त्रावी। अच्छा, इस टेपिटम कोशिका में प्यारे विद्यार्थियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इस टेपिटम कोशिका में वसीय प्रकृति की कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं, कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्या कहेंगे? प्रोयूबिस्काय कहलाती हैं, प्रोयूबिस्काय कहलाती है। कोशिका क्या कहलाएगी?
प्रोयूबिस्काय कहलाती हैं। और इन्हीं प्रोयूबिस्काय के भीतर यदि स्पोरोपोलेनिन, याद रखना दोस्तों इस शब्द को, स्पोरोपोलेनिन, यदि प्रोयूबिस्काय के अंदर स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ जम जाता है, तो इसे यूबिस्काय कहते हैं। क्या लिखा मैंने? इस टेपिटम कोशिका में वसीय प्रकृति की कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं और ये क्या कहलाती हैं? प्रोयूबिस्काय। और यदि प्रोयूबिस्काय के अंदर यदि स्पोरोपोलेनिन नामक एक पदार्थ जम जाए तो इसे क्या कहेंगे? इसे अपन कह देंगे यूबिस्काय। और यूबिस्काय देखो, यूबिस्काय क्या काम करते हैं? स्पोरोपोलेनिन क्या काम करते हैं? स्पोरोपोलेनिन में से सवाल आता है। स्पोरोपोलेनिन क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? की हमने एक संरचना बनाई है परागकण की। हम जिस संरचना को उत्पन्न करने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं वो संरचना होगी द्विबीज, अपन कहेंगे, माफ कीजिएगा, कि लघु बीजाणु। क्या कहेंगे? लघु बीजाणु। और हम जिस लघु बीजाणु की उत्पत्ति कराने के लिए कोशिश करते हैं तो उसको अपन परागकण कहेंगे। तो वो परागकण की सबसे बाहरी जो संरचना होगी बाह्य त्वचा। देखो हम एक परागकण की संरचना, हालांकि मैं उसको बाद में डिटेल्स में समझाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा पहले ध्यान दे देते हैं ताकि कुछ प्रॉब्लम ना हो। एक ये परागकण की इस प्रकार की संरचना है। बाह्य चोल और अंतचोल दो प्रकार के चोलों में विभक्त रहता है। बाह्य जो चोल है, ये जो मैं आपको संरचना बना रहा हूं, ये जो संरचना, इससे को आप ध्यान से समझ लेना कि ये जो संरचना है इसे कहेंगे बाह्य चोल, और इसको कह देंगे अपन बाह्य चोल। किसका बना होता है? स्पोरोपोलेनिन पदार्थ, जो किसी भी अम्ल सार से आसानी से विघटित होने वाला पदार्थ नहीं है, बहुत कठोर पदार्थ है। स्पोरोपोलेनिन जो एक परागकण की सुरक्षा करता है। एक जगह पर स्पोरोपोलेनिन नहीं होता है, उस जगह को अपन कह देंगे जनन छिद्र। क्या कह देंगे दोस्तों? याद रखना आपको, ये जनन छिद्र। और यही जनन छिद्र जो होता है वो पराग नलिका का निर्माण करता है। ये परागकण की बात करता हूँ, इसके भीतर है वो अंतचोल है जो पैक्टिन और सेलुलोज नामक पदार्थों से मिलकर के बना होता है। पैक्टिन और सेलुलोज, ये एक परागकण की संरचना है। ये दोस्तों अंतचोल कहेंगे इसको। इससे क्या कहेंगे? अंतचोल। और इसे कह देंगे अपन बाह्य चोल। ये परागकण बहुत सूक्ष्म होते हैं, 25 से 50 माइक्रोमीटर व्यास के होते हैं, हवा के वेग से आसानी से उड़ सकते हैं। और कुल मिलाकर हम कहेंगे कि इसे लघु बीजाणुधनी कहेंगे। और ये जो बाहरी संरचना स्पोरोपोलेनिन, ये यूबिस्काय से मिलकर के, प्रोयूबिस्काय से मिलकर के बने होते हैं। स्पोरोपोलेनिन बहुत कठोर पदार्थ होता है जो इस परागकण की सुरक्षा करता है। तो हमने ये बात की। तो अब देखो टेपिटम का मुख्य कार्य अभी मैंने दिखाया कि ये इन्हीं परागकणों को भोजन देते हैं। इन्हीं परागकणों को ये क्या कर देते हैं? पोषण देते हैं। और इन्हीं पोषण के कारण ये परागकण है ये विकसित होते हैं। तो यदि हम इसको पोषण नहीं देंगे, मान लीजिएगा कि इन परागकणों को ये टेपिटम पोषण नहीं दे रहा है, तो परागकण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों जो इसका जो सवाल है वो घुमा फिरा करके आएगा कि लघु बीजाणुधनी में विकसित होने वाले लघु बीजाणुओं को यदि परागकण पोषण प्रदान नहीं करे, यदि टेपिटम परागकणों को पोषण प्रदान नहीं करे, तो फिर लघु बीजाणुओं पर या परागकणों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सवाल को दोबारा सुन लीजिएगा। लघु बीजाणुधनी में विकसित होने वाले लघु बीजाणुओं को यदि टेपिटम पोषण प्रदान न करे, तो फिर इन लघु बीजाणु या परागकणों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हमें पता है कि जब प्यारे विद्यार्थियों की हम किसी को भोजन नहीं देंगे, अगर कोई पौधा है हम उसको उर्वरक शक्ति प्रदान नहीं करेंगे, अगर हम मनुष्य हैं हम संतुलित भोजन नहीं करेंगे, एक जीव की वृद्धि और विकास के लिए संतुलित भोजन लेना बहुत जरूरी होता है।
यानी कि पोषण के बिना कोई भी जीव वृद्धि नहीं कर सकता। तो प्यारे विद्यार्थियों कि अगर हम इनको पोषण नहीं देंगे तो ये अल्प विकसित रह जाएगा या अविकसित या फिर बंध्य रह जाएगा, यानी कि जो जनन की क्षमता है इसके अंदर वो खत्म हो जाएगी, तो ये बंध्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका उत्तर आएगा कि पराग टेपिटम यदि पराग कणों को पोषण प्रदान न करें तो पराग कण अल्प विकसित, बंध्य या फिर हास्य हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। ये आप दोनों लाइन लिख सकते हैं। अब इसके बाद में ये तो हमने किसकी बात की थी? ये हमने बात की थी उस कोशिका की जिसको प्राथमिक भित्तीय कोशिका कहेंगे, जो प्रपोष्य कोशिका से बनी है। तो प्रपोष्य कोशिका से दो कोशिका बनी थी, प्राथमिक भित्तीय कोशिका और दूसरी कोशिका थी वो थी बीजाणुजन कोशिका। तो हम पहली कोशिका की बात कर दी क्योंकि वो प्राथमिक भित्तीय कोशिका जिसमें से जो चार जो स्तर है, जो लघु बीजाणुधानी के चार स्तर है उनका निर्माण हुआ। पहला स्तर था बाह्यचम, दूसरा स्तर था एंडोथीसियम, तीसरा स्तर मिडिल लेयर और चौथा स्तर था टेपिटम। तो चारों के बारे में हम पढ़ चुके। तो अब हम दूसरी कोशिका के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है बीजाणुजन कोशिका। तो आप दूसरे नंबर 2 हेडिंग लगा सकती हैं, बीजाणुजन कोशिका। तो दोस्तों बीजाणुजन कोशिका जो होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, वो ही कोशिका आगे जाकर के इन्हीं पराग कणों का निर्माण करती हैं। तो पराग कणों का निर्माण कैसे होते हैं हम ये आपको बता देते हैं। देखो थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपको भली भांति ले चलते हैं ताकि समझ में आए कि पराग पुटों के अंदर पाई जाती हैं, पराग पुटों के अंदर पाई जाती है प्रपोष्य कोशिका। मैं बार बार ये स्ट्रक्चर क्यों बता रहा हूं? मैं बार बार मेरे बताने का मतलब ये है कि विद्यार्थी थोड़ा सा भी डिस्टर्ब ना हो, उसको ये समझ में आए कि भाई हम सीरियल वाइज चल रहे हैं, 1 से 2 3 4 5 6 7। अब अगर हम 1 से 10 तक चलेंगे तो बीच में जो भी अंक है वो खा जाएंगे, तो हमें निश्चित तौर पर गणना याद नहीं होगी। वही सिस्टम यहाँ है। पराग पुटों के अंदर पाई जाती है प्रपोष्य कोशिका। प्रपोष्य कोशिका के अंदर प्यारे विद्यार्थियों विभाजन होने से 2 प्रकार की कोशिका बनेगी और वो 2 प्रकार की कोशिका देखो कौन कौन सी होगी? प्राथमिक भित्तीय कोशिका, ये अभी अभी हमने पढ़ा था, और दूसरी कोशिका बीजाणुजन कोशिका, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। यही थी ना? बिल्कुल यही थी। अच्छा, इसके अंदर क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि पराग कोश भित्ति का निर्माण करती है। जैसे पराग कोश भित्ति के बाह्य त्वचा एपिडर्मिस और अंतःस्थ त्वचा जिसको कहेंगे एंडोथीसियम, मिडिल लेयर यानी कि मध्य परत और टेपिटम। अच्छा, हमने अभी अभी पढ़ा था कि लघु बीजाणुधानी की भित्तियों का निर्माण करें, और इन्हीं लघु बीजाणुधानी की भित्तियों के भीतर की कोशिका ये बीजाणुजन। इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। लघु बीजाणुधानी के भीतर व्यवस्थित कोशिकाएं बीजाणुजन कोशिका कहलाती हैं। बीजाणुजन कोशिका कहलाती हैं। अच्छा, इन्हीं बीजाणुजन कोशिका, जैसे मान लीजिए कि ये बीजाणुजन कोशिका, यही बीजाणुजन कोशिका विभाजित होकर के और एक नवीन कोशिका का निर्माण करेगी जिसका नाम है लघु बीजाणु मात्र कोशिका। लघु बीजाणु मात्र कोशिका, माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, MMC कहेंगे इसको। अच्छा, ये रह गई माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब आपको ध्यान रखना है, यही माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइड हो जाएगी, इसके अंदर एक विभाजन होगा। और प्यारे विद्यार्थी वो कौन सा विभाजन होगा? वो अर्धसूत्री विभाजन होगा। कौन सा विभाजन होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। और इन्हीं अर्धसूत्री विभाजन की बदौलत वो 4 कोशिकाओं का निर्माण करेगी। कितनी कोशिकाओं का? 4 कोशिकाओं का। और इन चारों कोशिकाओं को अपन कह देंगे लघु बीजाणु। अच्छा, तो क्या परिभाषा बन गई कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अवि द्वारा लघु बीजाणुओं का निर्माण करना लघु बीजाणु जनन कहलाता है। इस स्ट्रक्चर को आप जल्दी से नोट कर दीजिएगा, जल्दी से नोट।
अब देखो प्यारे विद्यार्थियों की हम यह कहेंगे आपको कि अब देखो ये लघु बीजाणु का निर्माण जो हुआ है, हम इसको एक विकसित होने वाले परागकण करेंगे। लघु बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणु का निर्माण हुआ है, तो थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूं और हम वापस इसको समझने की कोशिश करते हैं ताकि सवाल कैसे पूछा जाए और हम किस प्रकार उसका उत्तर दें। यहां से सवाल बनते हैं नीट लेवल के, ठीक है। यहां से सवाल कैसे बनते हैं, नीट लेवल के, और वो सवाल कैसे बनते हैं ये भी आपको बताएंगे। देखो अब मैंने कहा कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु का निर्माण होता है। पहली चीज, लघु बीजाणु मात्र कोशिका प्यारे विद्यार्थियों ये होती है द्विगुणित। कैसे होती है, द्विगुणित, डिप्लॉयड होती है। और ये जब लघु बीजाणु बनेंगे ना तो वो लघु बीजाणु होती हैं अगुणित। कैसे होते हैं, अगुणित। देखो लघु बीजाणु का निर्माण होता है। अब मैं आपको कहेंगे कि एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका, ये पॉइंट नोट कर सकते हैं आप। एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री, एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो कैसे होती है, द्विगुणित, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा प्यारे विद्यार्थियों मैं अंग्रेजी के शब्दों को इस्तेमाल बिल्कुल कम कर रहा हूं। इसका अर्थ यह है कि कुछ विद्यार्थी जो बिल्कुल हिंदी माध्यम के ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करते हैं, तो हमारा ये तात्पर्य रहता है कि प्रत्येक विद्यार्थी को सारे शब्द है वो समझ में आने चाहिए, और हम धीरे धीरे इसको इंग्लिश में बदलने की आगे कोशिश करेंगे ताकि आप उनकी एडेप्टेशन हो जाए। तो एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा एक चतुष्क लघु बीजाणु का निर्माण करते हैं। देखो अब ये चार प्यारे विद्यार्थी अलग अलग नहीं होते हैं। हम आपको क्या समझा रहे हैं कि हमने कहा कि ये एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका है। अच्छा ये कैसी है, ये द्विगुणित, माइक्रोस्पोर मदर सेल, एमएमसी कह दिया। इसके अंदर क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन। क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन। तो ये एक प्रकार की इस ऐसी संरचना युक्त एक कोशिका का निर्माण करेगी, और इसी कोशिका को अपन कह देंगे चतुष्क। कैसा चतुष्क, लघु बीजाणु चतुष्क, लघु बीजाणु चतुष्क ये कह देंगे। तो अब मैंने कह दिया कि इसके अंदर आपको कुल मिलाकर के कितने खाने दिख रहे हैं, हमें 4 दिख रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। जरूरी नहीं है इस प्रकार हो, सम द्विपार्श्विक जरूरी नहीं है। ये प्यारे विद्यार्थियों ऐसे भी हो सकते हैं, टी आकार के जिसको कहेंगे अपन। चतुष्क तो बनेगा ही बनेगा, 1 2 3 और ये 4, ऐसा भी हो सकता है प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा भी हो सकता है। एक, 2, 3 और 4, और ऐसा भी हो सकता है 1 2 3 और चौथा इसके पीछे की ओर, है ना। तो हम कह देंगे कुल मिलाकर के ये अलग अलग आकार के हैं, हम कह देंगे एक चतुष्क, किसी भी आकृति के हो सकते हैं, लेकिन ये अलग कैसे होंगे हम इसके बारे में पढ़ देते हैं। देखो अब हमने कहा कि मान लीजिएगा कि ये चतुष्क है, लेकिन 4 परागकण हो गए, तो एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से कितने परागकणों का निर्माण होता है, 4 परागकण का निर्माण होता है। सवाल कैसा क्या बनेगा, सवाल देखो हल कीजिएगा। गेहूं के पौधे में सौ परागकणों का निर्माण हुआ, 100 परागकणों का निर्माण हुआ। बताइए पौधे में, गेहूं के पौधे में कितने अर्धसूत्री विभाजन हुए होंगे।
ये ऐसा भी सवाल या फिर थोड़ा सा घुमा फिरा करके कि यदि गेहूं के किसी पौधे में 100 परागकण उत्पन्न करने के लिए उसके लघु बीजाणु मात्र कोशिका में कितने अर्धसूत्री विभाजन हुए, या इससे थोड़ा सा घुमा फिरा करके 100 परागकण उत्पन्न करने के लिए कितनी लघु बीजाणु मात्र कोशिका की जरूरत पड़ेगी, आवश्यकता होगी। या ऐसा भी आ सकता है कि 25 लघु बीजाणु, इसका उत्तर 25 आएगा, इसका आंसर तो 25 आएगा, क्योंकि एक लघु बीजाणु से होता है 4 चतुष्क यानी कि परागकण का निर्माण होता है, 4 परागकण का निर्माण होता है, तो 25 × 4 = 100। अच्छा, एक बार घुमा फिरा करके सवाल आ गया और विद्यार्थी उनको देखते ही सही करके आए, घर आके देखे तो गलत हो गया, मूर्छित हो गए। हुआ क्या? यही हुआ, गेहूं के पौधे में 100 परागकणों को उत्पन्न करने के लिए, या फिर ऐसा है, गेहूं के पौधे में 100 परागकण ऐसा सवाल नहीं था, सवाल यह था गेहूं के पौधे में 25 लघु बीजाणु मात्र कोशिका पाई जाती है। इनसे कुल कितने लघु बीजाणु चतुष्क बनेंगे, लघु बीजाणु चतुष्क बनेंगे। तो एक एमएनसी जो होती हैं, इससे कितने बनेंगे? एक चतुष्क का निर्माण होता है, तो 25 से कितने हो जाएंगे? कितने? 25। सीधी बात है, क्योंकि एक से कितने अपन कह देंगे कि एक एमएमसी से एक ही लघु बीजाणु का निर्माण होता है। तो हम देखो ये कह देंगे कि कुल मिलाकर के एक लघु बीजाणु जो मात्र कोशिका होती हैं, उनसे 4 लघु बीजाणुओं का यानी कि परागकणों का निर्माण होगा। लघु बीजाणु को अपन परागकण भी कह सकते हैं, और कुल मिलाकर के चतुष्क अगर कहेंगे तो चतुष्कों की संख्या होगी 1 और परागकणों की संख्या होगी 4। ये ध्यान रखना, ये परागकण आपस में एक गहरी संरचना के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। हमने कहा कि परागकण एक गहरी संरचना के द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं, और वो कौन सी संरचना? वो ये संरचना, इसका नाम है केलोज। ये वही केलोज, पतझड़ या बसंत ऋतु के मौसम में आपने देखा होगा कि पेड़ पौधों की पत्तियां वो सूख करके गिर जाती है, क्योंकि